हाय फारूक भाई। हेलो साद। आज हम बात करने वाले हैं प्लेयर्स दैट शुड लीव बार्सिलोना। हमारी हिट लिस्ट में है 5 से 6 प्लेयर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे फेरान टोरेस के बारे में, फिर हम बात करेंगे अंसू फाती, एरिक गार्सिया के बारे में। देन वी विल टॉक अबाउट डी योंग एंड देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट क्रिस्टनसन एंड विक्टर रोके। तो सबसे पहले हम फेरान के बारे में बात करते हैं। फेरान टोरेस इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो मैं हर सीज़न चाहता हूँ शार्क मेंटालिटी की वो परफॉर्म करे। लास्ट सीज़न तो मेरे को डेफिनेटली लगा था दैट ही वुड परफॉर्म रियली वेल। जो उनका स्टैचर है, द वे ही ट्रेन्स, जिस तरह से अपने को पोर्ट्रे करते हैं, वो ऐसा लगता है कि दिस सीज़न वुड बी फेरान सीज़न और दिस मैच वुड बी हिज मैच। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। आई थिंक मैनचेस्टर सिटी सोल्ड अस अ थर्ड क्लास प्लेयर इन अ गोल्डन रैपिंग, जैसे फारूक भाई आपने बोला। That is my take on Ferran. I really hope he stays and he performs well, but lag nahi raha. So now I want your opinion on Ferran Torres. पहले फारूक भाई से स्टार्ट करते हैं एंड देन साद भाई आप। जी बिल्कुल लक्ष्य भाई, आपने सही बात कही है। एक अच्छी पैकिंग के अंदर बुरी चीज़ जो है वो हमें सेल कर दी है मैनचेस्टर सिटी ने। यार काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी में जब वो खेल रहे थे तो काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंसेस नज़र आ रही थी। और मैं सिर्फ मैनचेस्टर सिटी को या पेप गार्डियोला को ब्लेम नहीं करूँगा कि उन्होंने एक इतना एक्सपेंसिव प्लेयर हमें बेचा और हम लोग उसको मतलब उससे परफॉर्मेंस नहीं निकलवा पाए। कहीं ना कहीं बार्सिलोना की भी गलती थी, उनकी स्काउटिंग गलत हुई या हम उसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाए, या कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेयर अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाता किसी नए क्लब में जाकर। लेकिन ये कि यार बार्सिलोना के सिस्टम में जब से वो आया है तो बार्सिलोना में वो शाइन नहीं कर पाया जिस तरह से हम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी उससे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि हम हमेशा एक बात करते हैं, लक्ष्य भाई आप भी एक बात करते हो कि हम काफ़ी स्पॉइल्ड फैन हैं बार्सिलोना के फैंस, क्योंकि हम लोगों ने बहुत एलीट किस्म के प्लेयर्स देखे हैं बार्सिलोना में। हमने फॉरवर्ड लाइन की अगर आप बात करो तो मेसी, नेमार, सोरेस, उसके बाद डेविड विया और उसके बाद ईटो, पता नहीं इब्राहिमोविच, काफ़ी बड़े बड़े नाम देखे हैं। तो फिर ऐसी जगह के ऊपर जब फरहान टोरेस आया तो फिर ऑब्वियसली उससे एक्सपेक्टेशन भी वही थी कि यार ये भी किसी वर्ल्ड क्लास लेवल की परफॉर्मेंसेस देगा। नहीं हुआ वैसा। और स्पेशली आप अगर लामीन यमाल, रफीनिया और लेवेंडोस्की की हम बात करें, जिस तरह से इस सीज़न में ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो अब फरहान टोरेस का टाइम जो बहुत ही लिमिटेड नज़र आ रहा है बारसा में। और लगता यही है कि मेरे ख्याल में बार्सिलोना भी चाहेगी कि फरहान टोरेस की जगह किसी और प्लेयर को मौका दिया जाए, किसी और प्लेयर को लाया जाए और फरहान टोरेस को सेल करके मतलब उससे कुछ पैसे जनरेट किए जाएं, क्योंकि अभी भी यंग है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि यार प्लेयर किसी नए क्लब में आते हैं तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते, वो उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाते, और किसी और क्लब में जाते हैं तो वो उनका कैरियर भी जो है वो शाइन कर जाता है, अच्छा हो जाता है। तो आई होप कि फरहान टोरेस अगर हमारे साथ नहीं भी अच्छा कर पाए तो किसी और क्लब में जाएं तो वहाँ पर जाके अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। लेकिन मुझे यही लगता है कि बार्सिलोना के साथ उनका जो टाइम है ना वो बहुत लिमिटेड है। और मुझे लगता है कि समर विंडो, जो आने वाली समर विंडो है, उसके बाद आपको फरहान टोरेस शायद बार्सिलोना में नज़र ना आए। हाँ, ये एक चीज़ ज़रूर है कि कोई भी प्लेयर जिनकी भी हम अभी बात करेंगे इस वीडियो में, वो डिपेंड ज़रूर करता है कि प्लेयर खुद छोड़ के जाना चाहता है कि नहीं। तो अगर वो खुद छोड़ के नहीं जाएगा तो एक चीज़ तो ये है कि उसको प्लेइंग टाइम बहुत कम मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो अपना टाइम भी ज़ाया करेगा, अपने कैरियर का टाइम भी ज़ाया करेगा, जो कि हमने लॉन्गले के केस में भी देखा। ठीक है, और बहुत सारे उमिटिटी का केस भी देखा। तो आई होप कि ऐसा ना हो और फरहान टोरेस जाएं, हमारे फाइनेंशियल इश्यूज भी थोड़े से ठीक हो, सैलरी कैप के में भी हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले और फरहान टोरेस को कोई नया क्लब मिले, तो आई थिंक यही दोनों साइड्स के लिए बेहतर होगा। यार फरहान टोरेस जब मैनचेस्टर सिटी से आया था बार्सिलोना, वी वर लाइक चलो एक बहुत अच्छा हम लोगों को प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर मिला है, स्पेनिश प्लेयर है जो हो सकता है स्पेन के लिए भी बहुत अच्छा खेले आगे जाके। और उस टाइम फरहान टोरेस वाज रियली बैंगिंग, वो बहुत अच्छा खेल रहा था वहाँ पे, आर्सेनल को हैट्रिक मारा था उसने और भी काफ़ी प्लेयर मतलब सिटी के लिए अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। बट बार्सिलोना आने के बाद ही वाज नेवर द सेम गाय, हमें कभी वो फरहान टोरेस का स्पार्क नहीं दिखा। और मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि जब आप बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल ऐसी टीम्स के लिए जब आप खेलते हो, टॉप टीम्स के लिए, आपके अंदर एक एक्स फैक्टर होना चाहिए कि आप कोई एक सर्टेन चीज़ में आप बहुत अच्छे होना चाहिए, चाहे वो आपका फिनिशिंग हो, आपकी गेम सेंस हो, आपकी ड्रिबलिंग हो, पासिंग हो। फरहान टोरेस मुझे हर एरिया में एवरेज लगता है।
बार्सिलोना में एटलीस्ट, क्योंकि आप उसका परफॉर्मेंस देखोगे और आप बोलोगे कि यार फर्रान टोरेस क्या करता है पिच पे। कई बार उसका आप बॉडी लैंग्वेज देखोगे, आप उसका गेम में मूवमेंट देखोगे, आप देखोगे कि जब वो बॉल मांगता है वो करता क्या है, तो आप देखोगे दिस इज वेरी एवरेज थिंग। जब आप बार्सिलोना में हो आपको कुछ एक्सेप्शनल दिखाना पड़ेगा, और जैसे फारूक भाई ने बोला कि यार हमें इतने बड़े बड़े नाम देखने की आदत है, तो 100% जब आप बार्सिलोना के लिए खेल लो, यू हैव टू परफॉर्म वीक इन वीक आउट। और ऐसी बात नहीं है कि फर्रान टोरेस को कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है, लोड्स एंड लोड्स एंड लोड्स अपॉर्चुनिटीज उसको मिली है। उसको नंबर 9 में हमने खिला के देखा, उसको राइट विंग, लेफ्ट विंग, जहां जहां उसका मन किया उसको वहां पे खिला के देखा। बट मुझे याद नहीं है 1-2 गेम से ज्यादा कि फर्रान टोरेस ने कोई बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिया है। तो आई थिंक इट्स बेस्ट फॉर फर्रान टोरेस एज वेल एज बार्सा कि वो यहाँ से अब अपना डिपार्चर ले ले। बार्सिलोना को भी थोड़ा मतलब एक कुशन मिलेगा, और आई थिंक फर्रान भी दूसरे क्लब्स में जाके अपना फॉर्म फाइंड कर सकता है। हो सकता है बार्सिलोना की टैक्टिक या उसका मतलब बार्सिलोना ही उसको सूट ना कर रहा हो। तो एनीवे आई थिंक फर्रान टोरेस डिपार्टिंग इज द बेस्ट थिंग फॉर द क्लब एंड फॉर फर्रान टोरेस एज वेल। And the next player that I want to talk about is close to all Barcelona player, जितने भी हम players कह लो, fans कह लो, he's very close to them, and I'm talking about Ansu Fati. He was, I've read it somewhere, he was Lamine Yamal before Lamine Yamal came in. 17-year-old boy थे वो जब, आई थिंक 16-17 थे जब उन्होंने अपनी डेब्यू करी। स्कोर्ड सो मेनी गोल्स फॉर बार्सिलोना, एल क्लासिको में गोल मारा, यंगेस्ट चैम्पियंस लीग गोल स्कोरर फॉर बार्सिलोना बिफोर यमाल, ला लीगा के यंगेस्ट, मतलब इतने रिकॉर्ड्स, यंगेस्ट के नाम के सारे रिकॉर्ड स्पेन के लिए उनका रिकॉर्ड था। एंड वी रियली वांटेड हिम टू सक्सीड। उनकी 2 नी इंजरीज हुई, 2 बार सर्जरीज हुई, थोड़ा एक मैं भी पढ़ रहा था कि उन्हें एक सर्जरी के लिए मना कर दिया, कंजर्वेटिव अप्रोच के लिए गए, जिस चक्कर में हम जो अंसू फाती देख रहे हैं वो अब हमें देखने को मिल रहा है, विच इज़ सब पार इन माई ओपिनियन। एंड आई थिंक हांसी फ्लिक हैज़ गिवन हिम द अपॉर्चुनिटी, बट हमें वो स्पार्क नहीं दिखी। एंड नाउ आई फील द फाइनल नेल इन द कॉफिन केम व्हेन ही गॉट इंजर्ड अगेन। 3-4 हफ्ते के लिए वो फिर बाहर हैं। सो योर टेक ऑन अंसू फाती? लक्ष्य मेरा फेवरेट प्लेयर था उस टाइम पर जब ये इसने अपना कैरियर स्टार्ट किया था बार्सा में। मुझे अभी भी याद है कि आपको याद होगा कि मेसी के जाने के बाद से नंबर 10 शर्ट भी अंसू फाती को दी गई थी, और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी हम बार्सिलोना फैंस की। बहुत ही अच्छा एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नज़र आ रहा था। लेकिन ना कहीं मैं आपको बताऊं कि एक तो चीज़ ये है कि अभी फुटबॉल में इतनी गेम्स खेलनी पड़ती हैं प्लेयर्स को कि इंजरीज के क्राइसिस आपको अभी और भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे फुटबॉल की दुनिया के अंदर। आप देखेंगे कि बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होंगे, क्योंकि गेम आफ्टर गेम हर 3 दिन के बाद आपको गेम खेलना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से अंसू फाती भी इस चीज़ का विक्टिम बना है। और शुरू में इसकी परफॉर्मेंसेस बहुत ही अच्छी रही हैं। अब बेचारा आपने देखा कि ब्राइटन भी गया, ब्राइटन में भी कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करके आया। और मैंने अभी रिसेंटली इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी पढ़ी थी कि इसको अभी भी एक सर्जरी की ज़रूरत है, और जब तक वो सर्जरी नहीं करवाएगा तो ये 90 मिनट्स पूरे तरीके के साथ नहीं भाग सकेगा। उस तरीके के साथ वो जिस इंटेंसिटी के अंदर 90 मिनट्स एक प्लेयर को खेलना होता है वो उस इंटेंसिटी पे नहीं खेल पाएगा। तो मुझे लगता है कि यार अंसू फाती का कैरियर भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ इंजरी की वजह से। और ब्राइटन का भी एक पूरा सीज़न गया, फिर अभी बार्सिलोना में ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा जो फ्लिक हैं वो इम्प्रेस्ड भी थे इनसे, लेकिन अभी तक कोई ज़्यादा वो सीज़न में कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस दे नहीं पाए। तो मुझे ये लगता है कि अंसू फाती भी जो है वो बार्सिलोना से उनका डिपार्चर मुझे आने वाली समर विंडो में आप देखने को मिलेगा आपको। और बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर थे और मैं चाहता था कि हम किसी भी विंगर को साइन ना करें, एक तरफ लामीन यमाल हो और एक तरफ अंसू फाती हो, वही पुराने वाले अंसू फाती जिस तरह से उन्होंने कैरियर का स्टार्ट किया था। तो एक लामासिया की एक जोड़ी बन के सामने आती है तो बहुत मज़ा आता है हमें देखने में। लेकिन अनफॉर्चुनेट है और मुझे लगता है कि इनका कैरियर जो है वो ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, ऐसा आई होप कि ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये मेडिकली प्रॉपरली फिट नहीं हो पाए तो इनका कैरियर बार्सिलोना तो आप छोड़ दें, किसी और क्लब में भी जो है काफ़ी सफ़र करेंगे ये। तो मुझे ये लगता है कि बार्सिलोना ज़्यादा टाइम इनके साथ स्पेंड नहीं करेगी अब, और आने वाला जो समर विंडो होगी उसके अंदर बार्सिलोना काफ़ी हार्श डिसीजन लेगी इनको लेकर। यार अंसू फाती जब आया था तो मैं भी उसको मतलब इसी तरीके की मतलब मेरे मन में एक्सपेक्टेशन थी जैसे मुझे लामीन यमाल के ऊपर थी। लामीन यमाल इज डूइंग
जितना हमें उससे एक्सपेक्टेड था वो स्पार्क दिखा रहा था। अंसु फाटी ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया, उसका स्टार्ट वाज बैंगिंग रियली, मतलब एल क्लासिको में गोल मारा, फिर उसके बाद उसका पहला यूसीएल गोल आता है, यंगेस्ट एवर यूसीएल गोल स्कोरर बनता है, वो इंटर मिलान को नॉकआउट करता है। तो ये सब चीज़ें एवरीथिंग कंट्रीब्यूटेड टू हिज हाइप, और उसके बाद उसको नंबर 10 जर्सी एंड ऑल दिया। बट देन आफ्टर दैट उसकी एक सर्जरी, वी वर लाइक ओके चलो ही विल बी बैक, अभी बहुत यंग है, आराम से रिकवर कर जाएगा। 2 सर्जरीज हुई, आफ्टर दैट वी वर लाइक थोड़ा स्केप्टिक हो गए हम लोग। और अंसु फाटी की, जैसे मैं बोलता था एक्स फैक्टर, उसकी एक्स फैक्टर थी उसकी फिनिशिंग। अंसु फाटी, उसकी मूवमेंट इन द बॉक्स, और वो कितने खतरनाक तरीके से फिनिश कर सकता था। बट आफ्टर 2 सर्जरीज ही नेवर लुक द सेम। वो ना ही भाग पाता है उतनी इंटेंसिटी से, ना ही वो उतनी इंटेंसिटी से प्रेस कर पाता है, और फिनिशिंग उसकी इज नॉट दैट टॉप नॉच दैट वी हैव सीन। तो अब यहाँ पे अंसु फाटी के ऊपर कॉन्फिडेंस का भी एक बहुत बड़ा इशू आ गया, क्योंकि आप उसको देखेंगे वो कई बार डरता है टैकल्स के लिए जाने से, बॉल को लेके फिर उसको कन्वर्ट करने से, शॉट लेने से डरता है, वो थोड़ा सेफर अप्रोच के लिए जा रहा है। और हांसी फ्लिक का सिस्टम इस टाइप का है अभी, दैट वी नीड प्लेयर्स हु कैन रन, वी नीड प्लेयर्स हु कैन प्रेस, वी नीड लिटरली हॉर्सेस ऑन द पिच जो दौड़ भाग के मतलब पूरे दूसरी टीम को खत्म कर दे। अंसु फाटी इज नॉट द राइट गाय राइट नाउ आई थिंक। और यार ब्राइटन का भी उसका लोन स्पेल बहुत अच्छा नहीं था, एंड यार मैं बहुत ज़्यादा मेरे अंदर एक्सपेक्टेशन था कि अगर ब्राइटन में अच्छा खेल गया तो आके बार्सिलोना में भी बहुत अच्छा खेल सकता है ये, बट स्टिल टू मैनी इंजरीज ऑन जस्ट अ यंग गाय, एंड आई डोंट थिंक कि यहाँ से बार्सिलोना लेवल के लिए फिलहाल अंसु फाटी इज़ नॉट फिट। सो आई थिंक अगर अंसु फाटी यहाँ से छोड़ के जाते हैं, आई थिंक इट्स बेटर फॉर हिम एज वेल। कोई एक थोड़ी नॉर्मल टीम में जाए, वहाँ अपना फॉर्म ढूंढे, एंड you never know, he might come back as a star one day. So I think at this point of time, Ansu Fati should depart from Barcelona. Now the third player on the hit list is Eric Garcia, La Masia product. Went to Manchester City. Pep Guardiola ने उनको opportunities दी, he played, he looked decent. जैसे फेरान का था, he also left for City. एंड फिर हमको भी फिर से वो रीपैकेज करके सिटी ने एरिक गार्सिया भेज दिया, एंड ही वाज रीपैकेज्ड एज द न्यू पीके, बिकॉज उनकी पासिंग एबिलिटीज़ अच्छी हैं, वो लॉन्ग बॉल अच्छी डाल लेते हैं। बट द थिंग दैट ही लैक्स इज़ जो डिफेंडर्स में होनी चाहिए, विच इज़ कंपोजर। ही मेक्स अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, रेड कार्ड्स हो गए, आप उनकी टैकलिंग देख लो, आप उनके पेनल्टीज़ उन्होंने इतनी गिव अवे की हुई हैं इतने इंपॉर्टेंट मैचेस में। आई स्टिल रिमेंबर आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट वाली गेम हमारी, आई स्टिल रिमेंबर इन एल क्लासिको ही मेकिंग मिस्टेक्स कॉस्टिंग अस मैचेस। दिस सीजन ही हैज़ प्लेड डिसेंट इन द डीएम रोल, बट वो आउट ऑफ नेसेसिटी था, आउट ऑफ चॉइस नहीं था कि हम एरिक गार्सिया को एज अ नंबर 1 डीएम देख रहे हैं। सो डू यू थिंक ही शुड स्टे? लास्ट सीजन जिरोना ही प्लेड वेल, but now do you think under Hansi Flick in this system should he stay or should he leave? अब मुझे वही फेरान टोरेस वाली एग्जांपल ही मैं आपको दूंगा कि जैसे फेरान टोरेस का एक आपने देखा कि उसका टेन्योर बारसा में जिस तरह से रहा, अप एंड डाउन चलते रहे उसके थ्रू आउट द टेन्योर जो भी उसने गुजारा है बारसा में, सेम एरिक गार्सिया का भी रहा। और मैंने पहले भी एक बात की ना, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्लेयर किसी एक सिस्टम में या किसी एक क्लब कल्चर में एनवायरनमेंट में नहीं फिट बैठता। वो ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि वो ला मासिया की प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो बार्सिलोना के एनवायरनमेंट में आकर जो है ना वो वैसी परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाता। शायद बार्सिलोना बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, शायद उस डिमांडिंग जो एक अप्रोच होती है किसी भी क्लब की, उसके ऊपर कभी कभी वो प्रेशर जो है अब्जॉर्ब नहीं कर पाता प्लेयर, क्योंकि जिरोना में काफ़ी अच्छे तरीके के साथ आपने देखा कि वो खेलते रहे, और इसी वजह से शायद वो दोबारा बार्सिलोना में वापस भी आए थे। लेकिन वही बात है कि अब बार्सिलोना में उनकी जगह बनती इसलिए भी नज़र नहीं आ रही क्योंकि मिडफील्ड में आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप डीएम पोजीशन की बात करते हो तो वहाँ पर भी आपको नज़र आएगा कि उनकी कोई जगह नहीं बनती। और डिफेंस के अंदर जिस तरह से कुबासी और इनिगो मार्टिनेज जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, और आपने ये भी देखा होगा कि डोमिंगेस को भी उनके ऊपर प्रायोरिटी दी गई थी कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता नहीं कि एरिक गार्सिया जो है वो अब बार्सिलोना की प्रायोरिटी के अंदर है, या अब बार्सिलोना उनको एज अ बैकअप भी देखती है, क्योंकि अब अरोहो भी वापस आने वाले हैं, क्योंकि नवंबर के एंड में हमने यही सुना था कि अरोहो भी अब वापस आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एरिक गार्सिया भी अब बार्सिलोना में उनका जो स्टे है वो कुछ ज़्यादा प्रोलॉन्ग करेगा। तो और काफ़ी एवरेज परफॉर्मेंसेज रही हैं, आपने जैसे खुद ही सारी बात बताई है कि उनकी मिस्टेक्स, मतलब वो
काफ़ी अच्छा गेम खेलते खेलते एक आधी ऐसी मिस्टेक कर जाती हैं जिससे पूरा गेम आपको कॉस्ट कर जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि बार्सिलोना जैसी टीम के अंदर आप इस तरह की एवरेज परफॉर्मेंस जो है या आपकी कंसंट्रेशन जो है वो लूज होती हुई आपको नजर आए। तो मुझे नहीं लगता एरिक गार्सिया जो है वो बार्सिलोना में उनका टाइम भी मुझे बहुत शॉर्ट नजर आ रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि ओवरहॉलिंग होगी नेक्स्ट समर में, उसमें काफ़ी सारे प्लेयर्स बार्सिलोना से छोड़ते हुए जाते हुए भी नजर आएंगे आपको। और जैसे नाइकी की डील के बारे में भी बातें हो रही थी, तो शायद बार्सिलोना नाइकी की डील साइन करने के बाद से कुछ नए प्लेयर्स को भी साइन करेगी, तो आपको एरिक गार्सिया भी शायद अगले सीजन में बार्सिलोना नजर नहीं आएंगे। यार एरिक गार्सिया का भी टू सम एक्सटेंट मैं तो बोलूंगा इट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट। अब यार देखो, सिटी से एरिक गार्सिया फ्री में ही आया था, उसका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ खत्म हो गया था एंड देन आफ्टर दैट हमने उसको सिटी में देखा था, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज तो उसको नहीं मिलती थी, बट जब भी उसको खेला गया ही वाज ओके। यू लाइक चलो यार हम लोग को एक अच्छा एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक मिलता है। अब यार ही वाज एक्चुअली लेबल्ड द नेक्स्ट पीके बिकॉज ऑफ हिज बॉल प्लेइंग एबिलिटीज। अब यार देखो, बीइंग अ डिफेंडर बॉल प्लेइंग एबिलिटी आपका एक्स फैक्टर तो हो सकता है, नो डाउट, लेकिन जो बेसिक क्वालिटीज होती है एक डिफेंडर में, पोजिशनल अवेयरनेस, डिफेंसिव अवेयरनेस, गेम सेंस, कंपोजर, गुड टैकलिंग एबिलिटी, नॉट मेकिंग मिस्टेक्स अंडर प्रेशर, वो सब एरिक गार्सिया वहां पे लैक कर जाते हैं। और जब आप बेसिक एरियाज में लैक कर जाते हो ना, तब आप एक वर्ल्ड क्लास टीम के लिए कैसे खेल सकते हो। एंड बार्सिलोना में वही हुआ, मिस्टेक्स किया उसने, ही कॉस्ट हिज गेम्स, उसका रेड कार्ड वगैरह आया, इश्यूज रहा। तो एरिक गार्सिया हैज नेवर बीन द गाय फॉर अस, आई थिंक, कि यार वो कभी एरिक गार्सिया वो बैठ ही नहीं पाया उस सिस्टम में। प्लस यार एरिक गार्सिया एक इस टाइप का प्लेयर है जो डीएम में भी खेला हुआ है हमारे लिए, बट वो भी जैसे भाई लोग आप लोगों ने भी नहीं बताया कि वो आउट ऑफ नेसेसिटी था, बट वो डीएम वाले रोल में भी आपको कोई बहुत बढ़िया डिफेंसिव कैपेबिलिटीज नहीं दिखाते हुए दिख रहा था। वो बॉल प्लेइंग कर ले रहा था, चलो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा था बॉल, लेकिन वो भी आपको चाहिए कि जब बार्सिलोना में एक एलीट होना चाहिए आपकी, तो वो चीज उसमें नहीं थी। तो आई थिंक कि जो ओवरऑल होगा तो 100% एरिक गार्सिया विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ द प्लेयर्स दैट विल बी डिपार्टिंग फ्रॉम द क्लब, क्योंकि वेज भी खाली करना है एंड मेक्स नो सेंस एट दिस पॉइंट टू कीप एरिक गार्सिया, बिकॉज आपके पास डिफेंडर्स है, आपके पास सेंटर बैक्स है और मिडफील्ड पोजीशंस में भी आपके पास अभी काफी ज्यादा प्लेयर्स है। सो आई थिंक एरिक गार्सिया विल बी द वन हु विल बी गोइंग आउट ऑफ द क्लब। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना ज़रूर, कमेंट करो जो भी आपको लगता है मेरे बारे में, वीडियो के बारे में, जो भी आपको लगता है कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ प्लेयर्स के बारे में जो आई थिंक शुड नॉट लीव बार्सिलोना, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस वी think they might leave or we have to let them go, or with a very heavy heart I'm saying that. First player that I want to talk about is Frankie de Jong. Frankie de Jong, I love him. He has served Barcelona really well. Important matches में उन्हें इतना अच्छा खेला हुआ है. When he came back, we all were waiting for him to come. Recently हमने क्लासिको में देखा, he came on in the second half. क्लासिको हमको उन्हें प्लेट में सर्व करके दे दिया. बट देयर वर गेम्स, अभी सोसाइडाड वाली गेम, जहाँ पे हमने देखा कि उनकी वजह, आई एम नॉट गोना से उनकी वजह से, बट वो इंटेंसिटी नहीं हो पाती, बिकॉज ही इज़ समबडी हु लव्स टू कीप द बॉल, मूव अराउंड विद द बॉल. लेकिन जो फ्लिक सिस्टम है दैट इज़ बी डायरेक्ट, 4 से 5 पासेस में दूसरे की टीम में पहुँचो, अटैक करो, विच इज़ परफेक्ट फॉर समबडी लाइक डैनी ओल्मो. एंड द वे de Jong plays with a very heavy heart, we have to sell him because of a financial situation. अगर अभी हम बेच देंगे 20-25 मिलियन हम उनसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. What is your take on Frankie de Jong? जी लक्ष्य भाई, फ्रैंकी de Jong का एक तो वेज बिल का काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी वेजेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, एक तो चीज़ ये है, और मार्केट वैल्यू भी उनकी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि पिछले सीजन में मैनचेस्टर यूनाइटेड तकरीबन 80 मिलियन जो है वो देना चाह रही थी, लेकिन बार्सिलोना ने उनको सेल नहीं किया. अब जैसे आपने बोला, काफ़ी हैवी हार्ट के साथ हम लोगों को ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा. उसकी रीज़न ये है कि बार्सिलोना उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देना चाह रही है, नया कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे. और दूसरी चीज़ जो है वो ये कि आपने देखा कि पिछला क्लासिको जो पिछले सीजन में हुआ था, वहाँ पर काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड भी हो गए थे. उनको टो इंजरी हुई थी, जो टैकल था वलवर्दे का, उसके बाद से वो उनको रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग गया. और जो जितना मैंने पढ़ा है उनके बारे में, वो यही कहा जा रहा था कि उनको सर्जरी की ज़रूरत थी,
और सर्जरी ना करवाने की वजह से उनको दोबारा से भी इंजरी हो सकती है। और अभी नीदरलैंड के साथ जो अभी इंटरनेशनल ब्रेक हुई तो वहां पर भी उनकी कोई अच्छी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, क्योंकि वो उस इंटेंसिटी के ऊपर फुटबॉल नहीं खेल पा रहे जो कि इस लेवल के ऊपर रिक्वायर्ड रहता है। दूसरी चीज़ ये कि फ्लिक के सिस्टम में आपने भी बताया कि बार्सिलोना ज़्यादा डायरेक्ट खेल रही होती है, और मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं कि जब बार्सिलोना 2-3 गोल स्कोर कर लेती है तो वहां पर आपको फ्रैंकी डियोंग जैसा प्लेयर चाहिए। जैसा कि हमने बायर्न के अगेंस्ट देखा, जैसा कि हमने मैड्रिड के अगेंस्ट देखा कि वो आए, उन्होंने गेम को इतने अच्छे से कंट्रोल किया कि अब मैड्रिड और बायर्न जो है वो बॉल जो है वो छीनने के लिए भागती रही हैं, और बॉल हमने इतने अच्छे से कंट्रोल किया फ्रैंकी डियोंग ने। लेकिन अगर आप गेम आपने फिर रिसेंट गेम्स भी देखी है जहां पर फ्रैंकी डियोंग ने स्टार्ट किया था, वो डबल पिवट में खेल रहे थे, तो वहां पर आपने देखा कि गेम काफी स्लो हो गया। वो उतनी तेजी के साथ पासिस नहीं कर रहे थे क्योंकि वो ऑन द बॉल टाइम लेते हैं, उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। डबल पिवट में वो कसाडो के साथ खेल रहे थे, और कसाडो के साथ जब फ्रैंकी डियोंग खेल रहे थे तो कहीं ना कहीं कसाडो की परफॉर्मेंस भी आपने देखा कि वो थोड़ी सी डिप करती हुई नजर आई। तो मेरा ख्याल से बारसा का जो इस वक्त बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना वो यही है कि कैंप पोजीशन के ऊपर आप ओल्मो को खिलाओ और पैड्री और कसाडो को आप खिलाओगे तो आपकी जो मिडफील्ड है वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास मिडफील्ड आपको नजर आएगी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब फ्रैंकी डियोंग की जो वैल्यू थी बार्सिलोना में जो पिछले सीजन में थी वो अब कम होकर जो है अब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग हो चुकी है। तो मुझे ये लगता है कि बार्सिलोना अब कोशिश यही करेगा कि इतनी हाईली वेज उनको देने की बजाय बार्सिलोना उनको सेल आउट करेगी और उससे पैसे कमाएगी, और फिर एक तो आपके वेज बिल से काफ़ी ज़्यादा हैवी अमाउंट भी कम होगी, और फिर मुझे ये लगता है कि बार्सिलोना के पास फिर साइनिंग करने के लिए भी जो है वो काफ़ी अच्छी जो है ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। तो मुझे यही लग रहा है कि अगर फ्रैंकी डियोंग के सिचुएशन इसी तरह से चलती रही, फाइनेंशियली भी वो अपना नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते, एक्सटेंशन नहीं साइन करते, और उनकी मेडिकल इश्यूज भी ऐसी रहे, फिटनेस भी ऐसी रही, इंटेंसिटी के ऊपर वो नहीं काम कर पाए, तो मुझे लगता है कि बार्सिलोना उनको सेल करने जरूर जाएगी। अब फिर वही बात है कि डिपेंड करता है कि क्या फ्रैंकी डियोंग छोड़ के जाना चाहेंगे कि नहीं, वो एक सवाल अपनी जगह पर रहेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि क्लब अथॉरिटीज उनको सेल जरूर करेगी। तो फ्रैंकी के ऊपर यार मेरा एक बहुत मिक्स टाइप का टेक है यहाँ पे कि सबसे पहले देखिए फ्रैंकी हैज़ बीन वन ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फॉर द लास्ट 4-5 ईयर्स जब से फ्रैंकी आया है। एंड 6 महीने पहले तक तो हम लोग फ्रैंकी हमारे लिए अनटचेबल था बिल्कुल, मतलब कि हम लोग उसको बेचने के बारे में कुछ सोच भी नहीं रहे थे। बट आफ्टर हांसी फ्लिक केम थिंग्स चेंज्ड, the way we are playing, the way we have played in the last few games, everything has changed। मतलब बिल्कुल एकदम टॉप टू बॉटम पूरा रिफॉर्म हो चुका है यहाँ पे। और इस सिस्टम में जहाँ पे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट फुटबॉल खेला जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैकिंग माइंडेड हाई इंटेंसिटी फुटबॉल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना है, वहाँ पे फ्रैंकी फिट नहीं बैठ रहा है अभी, सीधा सीधा बात है। बट मेरा ये मानना है कि जो फ्रैंकी एक इस टाइप का प्लेयर है जो बिल्कुल आपको बॉल कंट्रोल करके दे सकता है, जो आपको पूरा बिल्कुल गेम कंट्रोल कर सकता है, जब आपको गेम निकालनी है, जब आपको सी आउट करना है, फ्रैंकी इज योर बेस्ट प्लेयर इन द मिडफील्ड। तो ये फ्रैंकी को आप चेंज भी तो कर सकते हैं यार। हमने देखा है कि हांसी फ्लिक के अंडर प्लेयर्स का बिल्कुल डिफरेंट वर्जन हमें देखने को मिला है। लाइक राफिनिया एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, लेवेंडोव्स्की, यही दोनों प्लेयर्स लास्ट सीजन का आप देखिए और अभी के सीजन में देखिए, मतलब बहुत मैसिव डिफरेंस है इनमें, उनका द वे दे हैव प्लेड, द वे देयर अप्रोच ऑफ द गेम। तो इन माय ओपिनियन आई थिंक कि हो सकता है हांसी फ्लिक या फ्रैंकी डियोंग को यहाँ पे चेंज कर दे, और अगर फ्रैंकी डियोंग with that quality of ball control, with that quality of game sense, with that quality of running the game, agar we combine it with something of the high intensity, we could see one of the greatest midfielders of all time। हम लोग वैसे भी देख सकते हैं। तो हो सकता है कि यार यहाँ पे हांसी फ्लिक डियोंग को चेंज करने का कोशिश करे, बट इफ थिंग्स डोंट गो राइट और यहाँ पे नहीं हो पाता है, डियोंग का वेज इश्यूज भी बहुत ज़्यादा है, वेजेस की काफ़ी ज़्यादा है, और उसके बाद फिर यार क्लब्स आर बिहाइंड डियोंग एज वेल। अगर हम लोग डियोंग के ऊपर कैश आउट करेंगे सो वी कैन मेक अ गुड अमाउंट फ्रॉम हिम एज वेल। तो अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए इट्स नॉट गोइंग इन फेवर ऑफ डियोंग, बट आई स्टिल सी हिम एट द क्लब टिल द एंड ऑफ दिस सीजन 100%। विंटर ट्रांसफर विंडो में उसको टच नहीं किया जाएगा, और अभी ये जो सीजन होगा डियोंग के लिए ये उसका डिसाइडिंग सीजन होगा। उसकी परफॉर्मेंसेस डिसाइड करेगी, बार्सिलोना की रिक्वायरमेंट्स डिसाइड करेगी, और अभी जब आपको ज़रूरत पड़ेगी डियोंग की तब देखा जाएगा कि कैसे डियोंग उसके ऊपर रिएक्ट करता है। तो मे बी हांसी फ्लिक कैन चेंज हिम एंड ही कुड बिकम वेरी पिवटल फॉर अस, या फिर हो सकता है कि डियोंग जा भी सकता है, यू नेवर नो। बट इन माय ओपिनियन आई थिंक
कि जो भी डिसीजन है वो ये सीजन के एंड में ही लेना चाहिए। अभी क्विकली डियोंग के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा वर्डिक्ट नहीं देना चाहिए, मुझे तो लगता है। Now, the second player that I want to talk about is, again, with a very heavy heart, Christensen. जितना भी उनने खेला है हमारे लिए, 2 सीजन्स खेला, बहुत अच्छा खेला। हमने वो फर्स्ट सीज़न देखा जब हम डिफेंसिवली सॉलिड थे, एंड क्रिस्टियनसन वाज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमने चेल्सी के लिए उनको खेलते हुए देखा, हमने डेनमार्क के लिए खेलते हुए देखा, एंड ही इज़ अ गोल स्कोरिंग विद गुड लॉन्ग पासिंग, शॉर्ट पासिंग एबिलिटीज़, बॉल कैरिंग एबिलिटीज़। क्रिस्टियनसन इज़ द परफेक्ट डिफेंडर फॉर मी, बट वो इस लिस्ट में आ कैसे गए? बिकॉज ही इज़ नॉट इवन रजिस्टर्ड, इंजर्ड है वो। हमारे अभी तक वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, बिकॉज हमारा 1:1 का रेशो है, हमें डैनी ऑल्मो रजिस्टर करना था। आई फील, दिस इज़ माई टेक ऑन इट, दैट ही माइट लीव बिकॉज ऑफ द प्लेइंग टाइम। अराउखो और उनकी पार्टनरशिप इतनी अच्छी थी कि हम उनके अंडर लीग जीत गए। फिर हमने उनको डीएम रोल में देखा लास्ट सीज़न, कितना अच्छा खेल रहे थे वो, जहाँ पे वो डीएम भी नहीं है। नाउ आई फील ही माइट लीव बिकॉज ऑफ द minutes that he might get, because of Kubarsi, because of Inigo and Araujo coming back. If he stays, amazing. But आपको क्या लगता है क्रिस्टियनसन के बारे में? क्रिस्टियनसन इन और आउट? मुझे लगता है क्रिस्टियनसन का भी प्रॉब्लम रहेगा बार्सिलोना में। उसकी रीज़न ये कि एक तो थोड़ा सा इंजरी प्रोन भी रहे हैं, और यही एक वो वजह रही है जिसकी वजह से पिछले सीजन में भी कहा जा रहा था, एक तो उनकी मार्केट वैल्यू काफ़ी अच्छी है और हम लोगों ने उनको फ्री में साइन किया था, और अभी भी अगर मार्केट में जाए ना तो 25-30 मिलियन 35 मिलियन उनके हमें मिल जाएंगे। तो बार्सिलोना आपको पता है कि फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, तो बार्सिलोना एक तो उनकी जो वेजेस है उससे ग्रेडेट करना चाहेगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि बार्सिलोना जो है वो कुछ पैसे भी बनाना चाहेगी, क्योंकि देखें अभी इस सीज़न में कुबारसी काफ़ी ज़्यादा शाइन करते हुए नज़र आए हैं, जो कि हमने सोचा भी नहीं था कि एक 17 साल का बच्चा आकर वो आपका मेन मैन बन जाएगा डिफेंस के अंदर। इनिगो मार्टिनेज और कुबारसी, ये दोनों ऐसा कॉम्बिनेशन बना है, ऐसी जोड़ी बनी है कि जिससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन इन दोनों ने हमें बहुत ही सरप्राइज किया और आपकी बेस्ट डिफेंस की जो आपकी एक पार्टनरशिप है वो उन्होंने बना कर दी, क्योंकि अरोहो भी नहीं थे, क्रिस्टियनसन भी नहीं थे। मेरे ख्याल से क्रिस्टियनसन का बहुत अनफॉर्चुनेट रहा, बहुत गलत टाइम के ऊपर वो इंजर्ड हुए हैं, और उस इंजरी की वजह से ओल्मो को मौका मिल गया। अब ओल्मो को मौका मिला तो वहीं पर कुबारसी शाइन करना शुरू हो गए, वहीं पर इनिगो मार्टिनेज ने अच्छा करना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं बार्सिलोना बोर्ड ये सोचेगा कि यार क्रिस्टियनसन से थोड़ा पैसा बना लिया जाए। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ कि जिस सीजन में हमने लीग जीती थी उसमें बहुत ही वो उनका इम्पोर्टेंट रोल रहा था अब बारसा के लिए, लेकिन ये भी तो चीज़ है ना कि वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड रहे हैं। जब बार्सिलोना को उनकी ज़रूरत रहती है तो वो इंजर्ड होकर बाहर हो जाते हैं। तो बार्सिलोना को ऐसे प्लेयर्स चाहिए होते हैं कि जो ज़्यादा इंजरी प्रोन ना हो, ज़्यादा देर तक बाहर ना रहे। तो मेरे ख्याल से वो इंजरी एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि उनकी वेजेस भी काफ़ी हाई वेजेस हैं उनकी। तो बार्सिलोना चाहेगी कि ऐसे उनको जो है वो इस तरह से उनके साथ डील किया जाए कि बार्सिलोना उनसे पैसे भी कमा ले और उनके जो वेजेस का बिल है वो भी डाउन हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि क्रिस्टियनसन भी जो है वो बार्सिलोना के साथ ज़्यादा टाइम उनका रहेगा, और वो भी मुझे अगले सीजन में शायद बार्सिलोना छोड़ते हुए नजर आ रही है। यार क्रिस्टियनसन के लिए मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि यार ही वॉज आवर हीरो इन द डार्क टाइम्स। जब हमारे पास इश्यूज चल रहे थे, हमारी टीम में इश्यूज चल रहे थे, हम लोग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, ही वॉज द गाय हु स्टेप्ड अप अलोंग विद अराउहो। उनके वजह से हम लोगों ने लीग जीता 100%। अगर क्रिस्टियनसन नहीं होता तो वो इतना काम एंड कंपोज डिफेंडिंग, इतना इंपॉर्टेंट, इतना क्रूशियल, इतना कंसिस्टेंट डिफेंडिंग हमें देखने को नहीं मिला है मतलब रिसेंट टाइम्स में। तो क्रिस्टियनसन ने वो करके दिखाया, और हमने एक सीजन लिटरली उसको डैनिश माल्डीनी भी बोला था यार, इतना वो बढ़िया खेला था। बॉल कैरिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, बॉल प्लेइंग एबिलिटी, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन वेरी नाइस, वेरी स्मार्ट डिफेंडर, और मिस्टेक्स नहीं करता है। ही इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ एरिक गार्सिया विद द बॉल प्लेइंग एबिलिटी, मैं तो बोलूँगा। तो यार क्रिस्टियनसन का ये रहा है कि उन्हें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार, हम लोग उसको बैकअप के तौर पे लेके आए थे कि फ्री प्लेयर है, बैकअप में रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी उसको इसका ले जाएगा, बट वो हमारे लिए एक मेन प्लेयर बन गया। बट फिर वही है, वक्त और हालात बदल गए इस सिचुएशन में कि यार क्रिस्टियनसन इंजरीज के वजह से उनको थोड़ा बाहर रहना पड़ा, और उसी बीच में इनिगो मार्टिनेज को हम लोग लेके आए। इनिगो मार्टिनेज प्रूव टू बी अ वॉरियर। पाओ कुबारसी को प्रमोशन मिला,
और कुंडे वगैरह तो है ही। तो यहाँ पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब बार्सिलोना को अभी ज़रूरत नहीं है, मिडफील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है आपके लिए, तो आई डोंट सी क्रिस्टियनसन कंटिन्यूइंग इन द टीम। प्लस फिर यार वो ऑल्मो का भी रजिस्ट्रेशन के लिए उनको रजिस्टर नहीं किया गया क्रिस्टियनसन को, तो आई थिंक, और इनफैक्ट अभी 10-15 मिनट पहले ही न्यूज़ आई है कि और 2 महीना उनका एक्सटेंड हो गया है इंजरी का इशू। तो आई थिंक यार क्रिस्टियनसन को मोस्ट प्रॉब्ली बार्सिलोना विल ट्राई टू कैश आउट ऑन हिम, क्योंकि एक अच्छा प्राइस भी मिल सकता है। और कंसिडरिंग बार्सिलोना का भी फाइनेंशियल इश्यूज, आई थिंक बार्सिलोना विल ट्राई टू गेट रिड ऑफ द प्लेयर्स जो उनको अभी एकदम इमीडिएट इंपॉर्टेंस में नहीं चाहिए। बट स्टिल यार जो भी मैं बोलूँगा, क्रिस्टियनसन हैज़ बीन वन ऑफ आवर बेस्ट डिफेंडर्स इन द रिसेंट टाइम्स। लास्ट प्लेयर के बारे में मैं जो बात करना चाहता हूँ, दैट वुड बी व्हाट इफ्स ऑफ सीजन, ऑफ द लास्ट सीजन। इसको थोड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्प रखते हैं क्योंकि टाइम कम है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट विक्टर रोके। व्हाट इफ वाला है कि काश अगर वो काम कर जाते, बिकॉज वी आर सीइंग हिम इन रियल बेटिस, ठीक ठाक ही इज़ डूइंग डिसेंट। बेंच पे बैठे हुए तो ऐसे लगते थे कि बस वो अब रोने वाले हैं। लिटरली वाइल ही वाज सिटिंग ऑन द बेंच इट फेल्ट लाइक ही वुड क्राई। आई एम हैप्पी दैट ही लेफ्ट, बट क्योंकि हमारे पास स्ट्राइकर का इशू है अंडर हांसी फ्लिक। विक्टर रोके हमने लोन पे दिया हुआ है बेटीज को, बट इन और आउट विक्टर रोके। लक्ष्य भाई मुश्किल सवाल है। उनका काफ़ी डिसेंट स्पेल चल रहा है इस टाइम रियल बेटिस के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बार्सिलोना चाहेगी कि वो बारसा में ना रुके। उसकी रीज़न यही है कि आपको अगर विंगर चाहिए होगा तो आप अगले सीजन में कोई नया विंगर लेकर आओगे, जो बातें हम लोग अभी तक सुन रहे हैं, ठीक है। और स्ट्राइकर की पोजीशन के ऊपर भी गेकोरेस का नाम आ रहा है और जो जोनाथन डेविस का नाम आ रहा है, तो वो ऑप्शंस भी हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप अगर अपनी टीम को रीबिल्ड अगर करने जाओगे तो आप प्रूवन प्लेयर्स के साथ जाओगे। आप 18-19 साल के प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं करोगे। आप लकी हो कि आपको लामीन यमाल मिल गया, कुबारसी मिल गया, इस तरह के प्लेयर्स आपको मिल गए। और यही कुछ जो है विक्टर रोके के बारे में भी बार्सिलोना ने एक्सपेक्टेशन शायद लगा के रखी हुई थी, और उनका आना भी बहुत कंट्रोवर्शियल था। कभी कहीं ना कहीं कहा जाता है कि डेको उनको लेकर आए, चावी जो है उनको नहीं लाना चाह रहे थे। कभी कहा जाता है कि डेको बोल रहे हैं कि यार चावी की ही डिमांड थी, तो वो भी एक चीज़ रही है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी जो है कि देखिए 18-19 साल का जो प्लेयर होता है ना, उसको पेशेंस भी शो करना पड़ता है कि यार ठीक है मुझे अपने टाइम का वेट करना है। अब देखें कि हर कोई लामीन यमाल या कुबारसी नहीं होते कि जिसको आते ही मौका मिले और वो आते ही बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग जाए और अपनी टीम में जगह बनाना शुरू कर दें। विक्टर रोके को जितना मैंने देखा है बारसा में खेलते हुए, मुझे तो मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, शायद आप ना एग्री करो मेरे साथ, लेकिन मुझे वो बार्सिलोना के लेवल पे नज़र नहीं आए थे ऑनेस्टली जितना भी खेले। क्योंकि देखिए लामीन यमाल को हमने देखा, हमने आंसू फती की बात की, आंसू फती को कैरियर स्टार्ट करते हुए देखा बारसा के साथ, तो नज़र आ रहा था कि बंदे में टैलेंट है, पोटेंशियल है कि वो बारसा में कुछ कर सकते हैं। लेकिन विक्टर रोके के अंदर मुझे वो पोटेंशियल नज़र नहीं आया था कि वो बारसा को रिप्रेजेंट कर सके। तो मुझे यही लगता है कि बार्सिलोना ने शायद डेस्परेट साइनिंग की थी, क्योंकि एक तरफ रियल मैड्रिड साइन करी थी कुछ प्लेयर्स को, तो बार्सिलोना के साथ एक टसल लगी हुई थी उनकी, तो शायद बारसा ने इसलिए उनको साइन किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइप और नाम चल रहा था उनका। लेकिन मुझे जितना मैंने उनको खेलते हुए देखा है बारसा के लिए, तो मुझे कोई इतना ज़्यादा वो उनके अंदर पोटेंशियल नज़र नहीं आया कि वो बारसा में सक्सीड कर सके। मुझे यही लगता है कि शायद वो भी बार्सिलोना में अगले सीजन में नहीं रुकेंगे। हो सकता है कि रियल बेटिस ही उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन हो परमानेंटली, या हो सकता है वो किसी और क्लब में चले जाएं। यार विक्टर रोके के लिए मैं बहुत श्योर तो नहीं हूँ, क्योंकि जब भी उनको मैंने जब देखा है विक्टर रोके को, तो थोड़ा स्पार्क तो दिखा है विक्टर रोके के अंदर, लेकिन यार जावी के अंदर आई डोंट थिंक कि उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। इट्स वेरी टफ टू जज अ प्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेइंग टाइम ही गॉट अंडर जावी वहाँ पे। और प्लस हमने देखा है ब्राजीलियन लीग में तो अच्छा खेल रहे थे, एंड कमिंग टू ला लीगा एंड ऑल, और उसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा चेंज फॉर 18-19 ईयर ओल्ड गाय। तो आई डोंट थिंक कि इट्स वेरी इजी टू जज हिम ऑन दैट बेसिस। बट ठीक है, अभी बेटिस में उनका लोन स्पेल अच्छा चला है। आई एम वेरी हैप्पी कि वो बेटिस में है, ला लीगा में ही है, तो वहाँ पे अगर वो अच्छा एक प्रॉमिस दिखा सकते हैं तो ये सीजन के एंड तक देखा जाएगा वहाँ पे आई थिंक कि विक्टर रोके क्या कर सकते हैं। और अगर इफ वी डिसाइड टू कंटिन्यू विथ लेवेंडोव्स्की फॉर द नेक्स्ट सीजन कम्प्लीटली, और हम कोई दूसरा स्ट्राइकर नहीं ला सकते हैं, तो हो सकता है वी माइट रिकॉल विक्टर रोके एज अ गुड बैकअप ऑप्शन, और हो सकता है हांसी फ्लिक के अंडर ही माइट एक्सेल।
तो विक्टर रॉकी का भी हमको देखना पड़ेगा, बट आई स्टिल थिंक कि यार अभी विक्टर रॉकी को इमीडिएट सेलिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए. आई थिंक विक्टर रॉकी इन at the moment right now because we still have to see him a lot. So thank you guys for your take on these players. मज़ा आता है आपके साथ बात करके and it's always fun doing these podcasts. Keep coming and मिलते हैं next one में.